हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, जो थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस एलिजी है। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं उसकी इंपॉर्टेंट कोटेशन और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। चलिए अब देर ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका इससे बेहतर कहीं भी रिवीजन नहीं हो सकता। जो चीज़ें हैं उनको नोट करते चले, अपनी बुक और पेन लेकर बैठ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी तो मैं करा चुकी हूँ, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, थॉमस जो ग्रे जो थे वे 18th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ये एक ट्रांजिशनल पोइट थे जो मतलब क्लासिज्म और रोमांटिज्म दोनों में ही जो है इंटरेस्टेड थे। पोइट्री इन्होंने लिखी थी। उन्होंने जब अपना करियर शुरू किया तो वो एक क्लासिस्ट के तौर पर इन्होंने अपना एक करियर स्टार्ट किया था और ये एंशियंट मास्टर को फॉलो कर रहे थे। उनका जब स्टार्टिंग हुई थी वो तो क्लासिस्ट की तरह हुई थी, लेकिन जब वो एंड किया उन्होंने अपनी पोएट्री का तो वो एक रोमांटिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, ही बिगन हिज करियर एज अ क्लासिस्ट बट एंडेड इट एज अ रोमांटिस्ट। उसके बारे में बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, इसके बारे में करते हैं। ये 1751 में जो है पब्लिश्ड हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कंपोजिंग की। तो कंपोज करना स्टार्ट किया था थॉमस ग्रे ने इसको 1742 में, और 1750 तक ये लिखी गई थी, यानी 8 साल का समय इसको लिखने में लगा था। ही कंप्लीट इट व्हेन ही इज लिविंग नियर एसटी गिल्स पैरिश चर्च एट स्टॉक बॉक्स। ठीक है, जब वो स्टॉक बॉक्स के पास में रहते थे एसटी गिल्स पैरिश चर्च में, तब ये जो है इन्होंने कंप्लीट किया था। और इट इज़ पब्लिश्ड 1751 में। इनका जो ये वर्क है, जो एलिजी है, ये पब्लिश्ड हुई थी। और आपको बता दूं इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था स्टैंजास रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसका ओरिजिनल टाइटल था स्टैंजास रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ग्रे सेंड्स दिस पोएम टू हिज फ्रेंड होरेस वॉलपॉल हु मेक्स इट पॉपुलर। ठीक है, इन्होंने जो ये अपनी पोएम थी ये अपने एक फ्रेंड होरेस वॉलपॉल को भेजी थी और जिन्होंने इसे पॉपुलर बना दिया। The elegy is neither utterly personal and not impersonal but a mixture of both। देखिए, जो एलिजी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक तो पर्सनल होती है, एक इम्पर्सनल होती है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है कम से कम आपको 30 बार 40 बार पूछा जा चुका है। ये क्या है? ये मिक्सर ऑफ बोथ है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कई क्वेश्चंस हुए हैं, हम अभी हाल ही में हुए पेपर की अगर बात कर ली जाए तो पीजीटी और आपके पीजीटी और ये आपका जूनियर एडिट का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया था एलिजी से रिलेटेड। और इसमें ये पूछा गया था कि जो एलिजी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड है वो कौन सी एलिजी है। ये इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा जो है एक ना एक पेपर में पूछा ही जाता है। तो ये कौन सी है? ये ना तो पर्सनल है ना इम्पर्सनल है, नोर नाइदर पर्सनल नोर इम्पर्सनल। ठीक है, तो ये क्या है? मिक्सर ऑफ बोथ है। गेस ग्रे pays a glowing tribute to the village forefathers who devoted their lives in simple works। ठीक है, ये किसके लिए लिखी है उन्होंने? ये उन लोगों के लिए लिखी है, उन पूर्वजों के लिए लिखी है जो गांव के थे, जिन्होंने अपना जीवन एक सिंपल वर्क को करने में ही डेवोट कर दिया। द पोएम बिगिन्स विद द इवनिंग। जब पोएम स्टार्ट होती है तो क्या कौन सा समय होता है? इवनिंग का समय होता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस मैंने इसमें से निकाली है, वो आप लिख सकते हैं। देखिए, कई बार पूछी गई है और जो पूछी गई है वही मैंने आपको दी है। ठीक है, आप इन चीज़ों को नोट करते चले। लेट नोट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉल। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉल। नेक्स्ट है द ब्रीजी कॉल द इंसेंस ब्रीदिंग मॉन्ड। द ब्रीजी जो होता है विंड को कहा गया है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉन्ड। इसमें मैं आपको बता दूं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ही मूव्स फ्रॉम टाउन टू विलेज लाइफ वेयर ही विल बी इन द कंपनी ऑफ नेचर। इसमें क्या है, जो पोइट है जो थॉमस ग्रे है वो एक शहरी जीवन से कैसे जीवन माना चाहते हैं? गांव के जीवन माना चाहते हैं जहां वो नेचर की कंपनी में बैठ सकें। तो इन्होंने ऐसा दिखाया है। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द लिया। ये शाम का जो है समय बताया गया है कि इसमें किस तरह से जो है घंटियाँ बज रही है बैलों की और वो जो है अपने घरों को वापस आ रहे हैं। तो इस तरह का जो है इसमें सीन दिखाया गया है। फॉर देम नो मैरी द ब्लेजिंग हार्थ सेल बर्न
और बिजी हाउसवाइफ प्ले हर इवनिंग केयर। इसमें फोर फादर्स के बारे में बताया गया है कि ये जो हवा बह रही है यो अब वो फिर नहीं बहेगी और कभी उनके जो पूर्वज है उनके जीवन को नहीं महकाएगी। और जो ये ब्लेजिंग हार्थ है, वो जो चूल्हा है, वो अब कभी नहीं जलेगा उनके लिए, और ना ही घर की औरतें उनके केयर के लिए अब कार्य करेगी। तो इस तरह का जो है वर्णन किया गया है। जो फोर फादर्स जो है वहाँ पर, उनके लिए जो पूर्वज है जो चले गए हैं, उनके लिए अब किसी भी तरह का कार्य नहीं बचा है। Await alike the inevitable hour, the paths of glory leads but to grave। वो कहते हैं इसमें एक इनएविटेबल आवर के बारे में बात की गई है, अंतिम वक्त के बारे में बात की गई है। वो कहते हैं कि जो जितनी भी खुशियाँ है वो आखिरी में, चाहे कितनी भी खुशियाँ हो, वो हमें कहाँ ले जाती है, जो हमारी ग्लोरी है वो हमें कहाँ ले जाती है, ग्रेव की तरफ ले जाती है। आखिर में हमें कहाँ जाना है, सबको ईश्वर के साथ मिल जाना है, अंत में हमें कब्र में ही जाना है। इस तरह की इन्होंने बात की है। कैन ह्यूमर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा गया है, इस कोटेशन को आप ध्यान रखें, ये कोटेशन कई बार आ चुकी है। फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे serene, the dark unfathomed caves of ocean bear, full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और विलेज से रिलेटेड इन्होंने एक अपनी कोटेशन दी है। इसमें इसने कहा है कि कई बार जो जैम होते हैं, जैम होता है, जेवर होते हैं, गहने होते हैं, हीरा पन्ना है, इस तरह की जो बेशकीमती जो धरोहर है वो क्या है, वो दबी रह जाती है। ऑफ द प्योरेस्ट रेस्ट्रीन, कहाँ, द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर। ये जो ओशन है ना, समुद्र की गहराइयों में जो नीचे दबे रहते हैं, अनफैथम्ड केव्स में रहती है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये जो हीरे पन्ना है, जो ये गहरे विचारों वाले पुरुष हैं, जो फोर फादर्स हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनका जो टैलेंट है वो दब कर रह जाता है उनके विलेज में। ठीक है, तो एक जो विलेज है जिसे अब तक ढूंढा नहीं गया है, बहुत से जो फोर फादर्स है वे ऐसे ही चले गए अपने नॉलेज के साथ में, उन्हें किसी की पहचान नहीं मिली। फुल मैनी अ फ्लावर इज़ बोर्न टू ब्लश अनसीन, कि यहाँ भी कई बार ऐसे फूल खिले होंगे जिन्हें किसी ने उनके रंगों को देखा नहीं होगा। गहरे रंग के बहुत से यहाँ भी फूल खिले होंगे गाँव में भी, लेकिन इनको देखा नहीं गया होगा। एंड रोट इट्स स्वीटनेस एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, और इन्होंने क्या किया होगा, इस रेगिस्तानी हवा में अपनी जो स्वीटनेस है उसको बर्बाद कर दिया होगा। कि यहाँ भी क्या है, ऐसा हुआ होगा। देखिए जो टैलेंटेड पीपल होते हैं, कुछ रोशनी में आ जाते हैं, कुछ अंधेरे में रह जाते हैं। तो जो अंधेरे में रह जाते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है कि जो फोर फादर्स थे यहाँ के, इस गांव के जो फोर फादर्स थे, वे भी यहीं कहीं दफन होंगे, और उनकी जो टैलेंट है वो किसी ने देखा नहीं होगा। उनका जो स्वीटनेस है, जो उनके ब्लश है, वो किसी को नज़र नहीं आए होंगे, वो ऐसे ही दुनिया से चले गए होंगे। सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन में हियर रेस्ट, कि हो सकता है कि ये जो कब्र है, इन्हीं में से कोई कब्र मिल्टन जैसे टैलेंटेड व्यक्ति की हो। सम क्रोमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्री बट, या फिर कोई क्रोमवेल हो यहाँ जो अपनी कंट्री का जो ब्लड है उसको गिल्टलेस कर रहा हो, उसको क्या कर रहा हो, उसको अपने कंट्री का नाम रोशन कर दे। ऐसा इंसान यहाँ भी ज़रूर हुआ होगा। कि हो सकता है कि कोई इनमें मिल्टन या क्रोमवेल हो, ये जो यहाँ पर कब्र है। लेकिन क्या उन लोगों को देखा नहीं गया, उन लोगों को पहचाना नहीं गया, उन लोगों को पहचान नहीं मिली। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ देयर सोबर विसेज नेवर लर्न टू स्ट्रे। ठीक है, एक साथ ही इसमें इन्होंने अपना एपिटाफ दिया है। थॉमस ग्रे का एपिटाफ है, इसमें फेमस एपिटाफ है। ये लाइन कई बार पूछी गई है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, कि यहाँ पर उनका जो मस्तिष्क है वो धरती की गोद में रेस्ट कर रहा है। अ यूथ ऑफ फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, कि वो एक ऐसा फॉर्चून है, एक ऐसा फेम है जिसे अब तक जाना नहीं गया है। ये इनका एपिटाफ जो इस पोएम में, इस एलिजी में जो आपको लाइंस दी गई है वो उनके एपिटाफ में से ये मैंने दिखाई है। आप इन चीज़ों को नोट करते चले, ये बहुत बेहतरीन लाइंस है, और आशा करती हूँ कि आपको ये जो कोटेशंस है ये समझ में आई होगी। आप इन चीज़ों को नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ कुछ कोटेशंस है जो इस पोएम के बारे में लोग जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कही है। क्रिटिक के कमेंट है कुछ, आप उन चीज़ों को नोट कर लीजिए। कई बार क्रिटिक कमेंट पूछ ले जाते हैं कि किसके बारे में कहा गया है। ऑफ ऑल द इंग्लिश पोइट ऑफ दिस एज मिस्टर ग्रे इज़ मोस्ट एडमायर्ड,
कि जितने भी उनके समय काल के लोग पोइट्स थे उनमें ग्रे को काफ़ी एडमायर किया गया था। बट हिज चर्चयार्ड एलिजी विच इज़ बाय नो मीन्स द बेस्ट ऑफ हिज वर्क्स, लेकिन जो चर्चयार्ड एलिजी है उनके वर्क्स में सबसे बेस्ट है, ये कहा था बेटी ने। नेक्स्ट कोटेशन है डॉक्टर जॉनसन की, द एलिजी इज़ अ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन द मेलंकली ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट मेक्स वेरी मच क्लियर द फ्यूटिलिटी ऑफ मैंस एफर्ट, ये कहा है डॉक्टर जॉनसन ने। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉन ग्रेगरी की, ये है द एलिजी ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एंटायरली to the subject and that the public would have received it as well if it had been written in prose। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, ये टॉपिक था जो मैंने एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च आर्ट से आपको कराया। इसके सभी जो इम्पोर्टेंट्स कोटेशंस थी, इम्पोर्टेंट मैटर थे, मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।